लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों की बात करने वाले एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज फिर एक यूनिक कंटेंट लेकर आए हैं। यूनिक कंटेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा तब होता है जब उस टॉपिक का वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर लोन डिफॉल्टर के नाम पर कहीं पर भी देखने नहीं मिलेगा। ये कमिट करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि आज तारीख तक इस सब्जेक्ट का वीडियो यूट्यूब चैनल या किसी सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट नहीं हुआ होगा। और ये बात अलग है कि इस वीडियो को देखकर कोई लोग जूठन के रूप में इसे स्वीकार करें और दूसरा वीडियो इसी टॉपिक पर बनाए और हमें वर्ड टू वर्ड कॉपी करें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर हमारे द्वारा लगातार YouTube पर वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जहां हम कर्ज में फंसे, दलदल में फंसे, लोन के चक्रव्यूह में फंसे उन लोन डिफॉल्टर्स के हक और अधिकारों की बात करते हैं जिन्हें NBFC के रिकवरी एजेंट द्वारा हरेसमेंट किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। यहां तक कि उनको इस हद तक ले जाया जाता है कि आपके कॉन्टेक्ट नंबर पर हम कॉल करेंगे, आपकी सिविल बिगड़ जाएगी, फर्जी पुलिस कॉल, वकील कॉल, कोर्ट कॉल और न जाने कौन कौन से व्हाट्सएप पे तरीके हैं जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जाता है और जिसके कारण कई लोगों ने आत्महत्याएं तक भी कर ली है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हमने एक स्पेशल सीरीज चला रखी है। वैसे आप को बता दूं कि हमारे YouTube चैनल की जर्नी 8 साल पुरानी है। आज से 6-7 साल पहले भी आपको हमारे लोन पर वीडियो मिलेंगे, लेकिन तब ज्यादा नहीं थे। इसके पीछे कारण यह था कि लोन से लोग इतने हैरान परेशान भी नहीं थे। लोन डिफॉल्ट होने का जो मामला हुआ वह कुल मिलाकर हुआ कोविड के बाद। लोगों की आर्थिक स्थितियां प्रभावित हुई, बिजनेस प्रभावित हुए, रोजगार ठप हुए, कंपनियां बंद हुई। इसका परिणाम आम जनता को भुगतना पड़ा और जो पहले के लोन चल रहे थे उन लोनों को चुकाने के लिए उन्हें और लोन लेने पड़े, या फिर कोविड के अंदर जो उनकी स्थितियां बदली उसके बाद वह लोन के दलदल में धंसते ही चले गए। भले उनका लोन आज नया है, लेकिन पुराने मामलों के निपटान के लिए भी उन्होंने वही चीजें की। अब आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आपने आज तक अनसिक्योर्ड लोन के बारे में हमारे वीडियो देखे, सिक्योर्ड लोन के बारे में हमारे वीडियो देखे, लेकिन आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है कि यदि आप लोन डिफॉल्टर हो गए हैं और यदि आपका लोन कैश लिमिट है, यदि आपका लोन ओडी है, यदि आपका लोन सीसी लोन है। सीसी से यहां मेरा तात्पर्य क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि हम उस लोन की बात कर रहे हैं जो ओवरड्राफ्ट के रूप में, कैश लिमिट के रूप में बैंक द्वारा या NBFC द्वारा आपको दिया जाता है। उदाहरण के लिए बता दूं कि कंपनी ने आपको 10 लाख की ओडी दी, कैश लिमिट दी या सीसी अकाउंट है आपका, सीसी दे दी। अब ये कि 10 लाख रुपए का अमाउंट जो है पड़ा हुआ है अकाउंट में, उसको यूज बैंक ही कर रही है। आपको कोई उसका ब्याज वगैरह नहीं देना है, आपको केवल ईयरली जो उनके प्रोसेसिंग फी चार्ज वगैरह है वो देने हैं, और जब नवीनीकरण होता है तो उसका कुछ शुल्क वगैरह होता है जो प्रत्येक NBFC का या फिर नेशनलाइज बैंक का, कमर्शियल बैंक का अलग अलग हो सकता है। अब ये है कि आपने मान लीजिए उस 10 लाख की ओडी के अंदर, सीसी के अंदर, कैश लिमिट के अंदर मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए विड्रॉल किए और उस 5 लाख को विड्रॉल किया तो ब्याज लग रहा है आपको 5 लाख का, यानी कि आपको मंथली पे करना है उस 5 लाख का ब्याज। जब 5 लाख रुपए आपके पास वापस आ गए, आप वापस जमा करा दीजिए, आपका ब्याज बंद, बस नॉर्मल चार्जेस है वो लगते रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर बैंक या NBFC आपको एक ऐसी फैसिलिटी देते हैं कि एक राशि स्वीकृत हो जाती है कि ये 10 लाख रुपया आपका है, आपके नाम से बैंक में पड़ा हुआ है, जब आप इसको विड्रॉल करोगे, निकालोगे, तब आपको इसका ब्याज भरना है। इससे पहले आपके ऊपर कोई राशि नहीं बनती है। अब इसमें एक चीज देखने आती है कि जनरली इंसान, या मैं कहूं कि बिजनेसमैन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ उठाते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये समझ लीजिए, आप मैं सीसी की बात कर रहा हूं,
कैश लिमिट की बात कर रहा हूं, ओडी की बात कर रहा हूं। अब ओडी जब सैंक्शन करती है बैंक, ओडी जब बैंक या एनबीएफसी सैंक्शन करती है तो मैक्सिमम तो क्या करती है वो कि आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को मॉर्गेज रखती है, यानी कि आपकी जो संपत्ति है, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति, उसको मॉर्गेज रखती है। यानी कि आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट बैंक ने रख लिए, आपको 30 लाख की ओडी दे दी। अब जब मर्जी है उठाओ, जब मर्जी है भरो, उठाया है तो ब्याज भरो, नहीं उठाया तो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ ओडी बिजनेसमैन के स्टॉक पर होती है। स्टॉक मतलब कोई व्यक्ति मान लीजिए कि अनाज का व्यापारी है, उसको 10 लाख की ओडी दी, तो वह 10 लाख के स्टॉक को मेंटेन रखेगा। पहले तो वो डॉक्यूमेंट देगा, बिल वगैरह सब सबमिट करेगा कि मेरे पास ये 10 लाख का स्टॉक है, और फिर उसको अपने बिजनेस के अंदर उस 10 लाख के स्टॉक को मेंटेन करना है हमेशा। यहां पर समय समय पर बैंक या एनबीएफसी द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। वैसे अगर पार्टी वेल चलती है ना, या तो पैसा उठाती नहीं है तो वेरिफिकेशन होगा ही नहीं, क्योंकि बैंक को पैसा डूब नहीं रहा है, क्योंकि पैसा उठाया नहीं है। लेकिन अगर आप उस पैसे को उठाते हो, यूटिलाइज करते हो, तो बैंक वेरिफिकेशन करती है, या कभी कभी आपको भी फोन करके कहती है भाई अपना स्टॉक रिपोर्ट हम तक पहुंचाओ। यानी कि यहां पर बैंक आपके 10 लाख रुपया या जितने लाख रुपए की आपकी ओडी है उतना स्टॉक मेंटेन कर रही है। अब कुछ क्या होता है, कुछ लोगों को अच्छे बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड के कारण बिना किसी स्टॉक मेंटेन के, या मैंने अभी ये भी देखा कि पर्सन ने बात की थी, सर सैलरी पे मेरा ओवरड्राफ्ट अकाउंट खोल दिया, तो वो भी होता है। और इसके अलावा एक चीज और है, एफडीआर पर, यानी कि आपका कोई एफडी पड़ी हुई है बैंक में 10 लाख रुपए की, आपने उस पर अपनी ओडी करा दी, आपने उस पर अपनी ओडी करा दी। अब यहां पर आपको ये देखना जरूरी है कि आपने 10 लाख रुपए की जो ओडी कराई, वहां पर आपकी सिक्योरिटी क्या है। यदि आपकी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी है, बैंक को 1% की चिंता नहीं है। क्यों? सरफेसी एक्ट का पावर है भाई। हाँ, सरफेसी एक्ट का जिन कंपनी के पास नहीं हो ना, वो आर्बिट्रेशन का रास्ता अपनाते हैं। एफडी रखी है, नहीं भर पाओगे, एफडी जमा हो जाएगी और ऊपर का ब्याज निकलेगा, कंपनी वसूल करेगी आपसे। स्टॉक का मामला है तो कंपनी स्टॉक बराबर चेक करती रहेगी, और यदि स्टॉक में हेरफेर हुई ना, तो कंपनी इस मैटर में पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 420-406, जो वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता के अंदर 316 की क्लोज में आ चुकी है, उसके अंतर्गत एफआईआर भी दर्ज करवा सकती है। आप कहते हैं कि लोन डिफॉल्ट होने पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, इस मामले के अंदर जब यदि आप अपना स्टॉक रिकॉर्ड रखकर स्टॉक को मॉर्गेज करके, यानी कि स्टॉक को हाइपोथिकेट करके, हाइपोथिकेट का शब्द समझना, यानी कि आपके उस माल पे लीन लगा हुआ है। आप ये समझ सकते हैं जैसे कोई कार खरीदते हो तो कार पे जब एक्सपीरियंस लगता है कि जब तक लोन क्लियर नहीं होगा उस माल को बेच नहीं सकते हो। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर यह कि माल जा रहा है, माल आ रहा है। 10 लाख की जगह कभी 11 लाख हो रहा है, कभी 9 लाख हो रहा है, वो ऊपर नीचे चलता है, वो ऊपर नीचे पूरी तरीके से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने 10 लाख के स्टॉक को 2 लाख का कर दिया, और बैंक से आपने पूरी की पूरी ओडी का पैसा 10 लाख का 10 लाख उठा रखा है। महीने के महीने आप ब्याज भर रहे हो, लेकिन एक महीना भी अगर डिफॉल्ट हो गया ना, बैंक क्या करेगी? बैंक आपके खिलाफ 420-406 नवीनतम धारा जो है 316 और उसके साथ जो सहयोगी धारा है, आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा सकती है। आपको नोटिस जारी कर सकती है कि आपका ओडी अब रिन्यू नहीं किया जाएगा, आप टोटल पेमेंट जमा कराओ, ये ऑर्डर दे सकती है। अब यहां पर क्या है कि यदि आपने ओडी के समय यदि चेक दिए हैं तो आपके 138 एनआई एक्ट की कार्रवाई हो सकती है। यदि आपने फंड उठा लिया है और ईसीएस दे दिया है तो आपके खिलाफ सेक्शन 25D पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन बात यह है कि यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा है, यदि आपने अपने स्टॉक को मॉर्गेज रखा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो बैंक है वो उसकी जब्ती कर सकता है यदि आप नहीं जमा कराते हैं तो। तब बात यह आती है कि क्या सर हम ओडी लोन या फिर सीसी लोन या कैश लिमिट लोन के अंदर यदि हम लोन नहीं भरते हैं और लोन डिफॉल्ट हो जाता है
तो क्या ऐसी कंडीशन में बैंक, ध्यान से सुनना, बैंक, वापस कह रहा हूं, यदि हम सीसी, ओडी, कैश लिमिट, जो भी ओवरड्राफ्ट है, यदि हमने सारा का सारा पैसा उठा लिया और हम डिफॉल्ट कर गए और हमने पैसा जमा नहीं कराया, तो क्या बैंक सेटलमेंट करेगा? क्या वो 10%, 15%, 20%, 25% या 50% के अंदर सेटलमेंट करेगा? ये वीडियो इसलिए बनाना जरूरी है कि हमें एक व्यापारी बंधु ने फोन किया और उन्होंने कहा कि सर, हमने YouTube पर किसी का नंबर देखा था और वो अच्छा गाइड कर रहे थे, हमने सोचा, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा 3 महीने लोन मत भरो, 3 महीने लोन मत भरो, बैंक खुद ब खुद सेटलमेंट करेगा। मैंने पूछा उनसे कि आपकी ओडी किस पे थी? सर, मेरा मकान गिरवे रखा है, मकान मॉर्गेज रखा है। दिमाग से कचरा साफ कर दीजिए, पूरी तरह साफ कर दीजिए। अगर आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख के, अगर आपने सीसी लोन लिया है, कैश लिमिट लिया है, ओवरड्राफ्ट लिया है, तो बैंक उसमें कोई सेटलमेंट नहीं करेगा। यहां तक मैं कहूं कि यदि सीसी अनसिक्योर्ड भी है ना, तो सेटलमेंट कुछ टर्म एंड कंडीशन पर ही बैंक या एनबीएफसी करती है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मैं आपको सबसे बड़ा कारण बताऊंगा कि अनसिक्योर्ड लोन के अंदर आपके सेटलमेंट हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड के अंदर आपके सेटलमेंट हो जाते हैं, लेकिन सीसी, ओडी, कैश लिमिट के अंदर सेटलमेंट क्यों नहीं होता है? कारण यह है कि आपने मान लीजिए 30 लाख रुपए का ओडी उठा ली, अब आप हर महीने इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 20,000 हो, 25,000 हो, 30,000 हो, जो भी इंटरेस्ट है, हर महीने इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो बैंक को केवल और केवल सिर्फ इंटरेस्ट मिला है, एनबीएफसी को सिर्फ और सिर्फ ब्याज मिला है, मूल राशि तो आपके पास ही है। जबकि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड, इनमें क्या होता है? लॉट ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होती है, उनकी प्रोसेसिंग फीस हाई होती है, उनकी ब्याज दर जो होता है ना, वो बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। अगर 25% का डूब भी जाए ना, 75% लोग उनकी भरपाई करते हैं। लेकिन ओवरड्राफ्ट में ऐसा नहीं है। ओवरड्राफ्ट में बैंक जो लोगों की एफडीआर लेता है ना, उसका जो ब्याज होता है ना, उससे कुछ परसेंटेज ऊपर ही आपको देता है, उस पर कोई हायर इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज नहीं करता है। इस कारण उनका मूल लोन है ना, वो आपका हमेशा का हमेशा बाकी हुआ। और पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, इनमें क्या है कि आपने ईएमआई चुकाई है, चाहे आपने 12 महीने चुकाई हो, 15 महीने चुकाई हो, 25 महीने चुकाई हो, लेकिन इन सारे मैटर के अंदर आपका कुछ पेमेंट मूल में जमा हुआ, कुछ ब्याज में जमा हुआ, यानी कि एक अच्छी राशि बैंक ने आपसे प्राप्त कर ली है। क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन आप लंबे समय से कर रहे थे, इस कारण उस पर भी बेनिफिट कंपनी पाया है। तो यहां 2 चीज हुई कि आपने किस्तें जमा कराई, तो बैंक को मूल में भी जमा हुआ, ब्याज में भी जमा हुआ। प्रोसेसिंग चार्जेस के नाम पे इन्होंने आपसे फीस ले ली। इंश्योरेंस के नाम पर एजेंसी का कमीशन कंपनी को मिल गया। चेक बाउंस हुए, चेक बाउंस के नाम पे आपके चार्जेस जोड़ दिए। यानी कि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, इन पे कंपनी का मुनाफा ज्यादा है। और यहां आपने जब जमा कराया तो मूल में भी जमा हुआ, लेकिन ओडी, सीसी, कैश लिमिट के अंदर आपका मूल लोन हमेशा बाकी है। ऐसी स्थिति में अगर आप ये सोचते हो कि यहां 25-50% पे सेटलमेंट हो जाए, तो ये मुश्किल है। अब ये बात अलग है कि भागते भूत की लंगोट सही, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं है। ऐसे लोन लेने वाले साथ ऐसी चीज तो नहीं होती है, लेकिन बुरी स्थितियां हो गई है जिससे कोई रिकवरी की नहीं जा सकती है, जिसको जेल भेजने से भी कोई फायदा नहीं है। जेल भेजने का मतलब समझ गए ना क्या? तो उससे भी कोई बेनिफिट नहीं मिलना है। ऐसी स्थिति में सेटलमेंट कर सकती है, लेकिन वो नहीं जो यूट्यूब पे परसेंटेज कहे जाते हैं। यहां पर यह भी बताऊंगा कि सेटलमेंट में क्या राशि माइनस होती है। अब बात करते हैं, अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज है
तो बैंक को चिंता ही नहीं है। 3 महीने आपने डिफॉल्ट किया नहीं कि उन्होंने आगे की कार्रवाई की नहीं, प्रॉपर्टी की जब्ती की नहीं। अगर स्टॉक उनके पास है और आपने स्टॉक का लॉस कर दिया तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। अब स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है और आप पैसा नहीं चुका रहे हो तो स्टॉक भी जब्त किया जा सकता है। लेकिन यदि अनसिक्योर्ड है, पूरी तरह अनसिक्योर्ड है, ऐसी कंडीशन में कुछ रियायत हो सकती है, लेकिन उसमें भी ज्यादा की उम्मीद कतई नहीं करें। अब मैं ये बताने वाला हूं एक ऐसी चीज जिसकी जूठन बाद में कुछ यूट्यूबर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कॉपी करेंगे? क्योंकि ये जानकारी आपको कहीं सुनने नहीं मिलेगी। यह एडवोकेट नरेंद्र जोशी का कमिटमेंट है, क्योंकि अपने माइंड से ऐसी चीजें आपके लिए हर रोज लाने की कोशिश करता है जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। और यही कारण है कि जनता का प्यार 4 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर यूट्यूब पे मिला है, फेसबुक पे 5.25 लाख फॉलोअर, इंस्टाग्राम पे 2 लाख फॉलोअर, गूगल जस्ट डायल और गूगल पे 2-2 हजार लोगों की पब्लिक रेटिंग मिली हुई है। यही कारण है कि आप लोगों के प्यार, आशीर्वाद और मोहब्बत के कारण आज हम आपके लिए प्रतिदिन कुछ नया सोचते हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की। अब मान लीजिए आपका स्टॉक भी है, प्रॉपर्टी भी है, या फिर अनसिक्योर्ड सीसी भी है। इस मामले में सेटलमेंट की बात आती है। बहुत बुरी परिस्थिति है, मैंने बता दिया, स्थितियां कंट्रोल करना बैंक के हाथ में है, वो कर सकता है। लेकिन छूट कहां तक की हो सकती है? एक एवरेज बता रहा हूं, 10 लाख की ओडी पर। मान लीजिए आपने 10 लाख की ओडी उठा ली, बैंक को मालूम है यदि प्रॉपर्टी सीजिंग, जब्ती, स्टॉक, एफआईआर इन प्रोसेस में जाएगा तो बड़ा लंबा उनको सामना करना पड़ सकता है मुसीबतों का। आपने कोई चेक दे रखा है, 138 एनआई एक्ट के प्रोसेस में गए, 3-4 साल 5 साल लग गए। आपने एडवांस प्रायर नोटिस दे दिया, वो रास्ते बंद हो जाते हैं। आर्बिट्रेशन की कार्रवाई इन्होंने की तो वो रास्ते बंद हो जाते हैं। सर जी, एक रिक्वेस्ट होती है, कोई व्यक्ति फोन नहीं उठा रहा है तो प्लीज समझिए वो बिजी भी हो सकता है। आपसे भी निवेदन है कि कभी फोन करें ना, और नहीं उठाया जाता है तो किसी इंसान की कोई परिस्थितियां हो सकती है, उसको समझे। अब यह है कि आपके मैटर में आर्बिट्रेशन हो सकता है, पर आर्बिट्रेशन पे आज की तारीख में आपत्ति के साथ बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो यहां पर ओडी के मैटर में, सीसी के मैटर में, कैश लिमिट के मैटर में बैंक क्या करता है? रिकवरी का सूट फाइल करता है। ध्यान से सुनना, मुद्दे की बात बता रहा हूं, मुद्दे की बात। वैसे चुटकियां मेरी अच्छी बजती है ना, तो मुद्दे की बात के साथ ही बजती है कि जब वो रिकवरी का सूट फाइल करेगा बैंक, तो बैंक को ऑन एवरेज 10% के आसपास का खर्चा आता है। 10% के आसपास का खर्चा आता है। वकीलों की फीस पे करनी पड़ती है, कोर्ट के प्रोसेस फाइल करने पड़ते हैं, समन्स सर्विसेज कराने पड़ते हैं, ऑर्डर करवा भी दिया तो उसका एग्जीक्यूशन कराना पड़ता है, और उसके लिए एक व्यक्ति को बतौर पीओए, पावर ऑफ अटॉर्नी, उनको नियुक्त करना पड़ता है। यानी कि रिकवरी के लिए बैंक को पूरे लीगल प्रोसेस के लिए न करते भी 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। तो आप इजीली मान सकते हो 15 से 20% का खर्चा सीसी लोन के अंदर भी बैंक को भुगतना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में यदि बैंक कार्रवाई करे, रिकवरी का सूट फाइल करे और रिकवरी के लिए कोई नोटिस दे, उस टाइम पर यदि इस मुद्दे के साथ आप बैंक से बात करते हो कि साहब आप कोर्ट फीस पे करेंगे, आपको इतना खर्चा हो जाएगा, लिटिगेशन में टाइम लगेगा, इतना टाइम मुझे दे दो, और ये 10-20% की छूट है वो आप हमें दे दीजिए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये बेनिफिट एज सेटलमेंट आपको मिल सकती है। सकेगी नहीं का, मिल सकती है। एडवोकेट नरेंद्र जोशी को लोग इसलिए पसंद करते हैं कि जहां जो चीज होती है ना, वो कह सकते हैं। अब मान लीजिए कि उन्होंने आपका सेटलमेंट कर दिया, आपने सेटलमेंट लेटर ले लिया, आपने राशि चुका दी, एनओसी मिल गई, आपको बात खत्म।
तो 10 से 20% की उम्मीद कर सकते हैं। जहां पे आपने कोई अचल संपत्ति रखी है उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। एक बार होम लोन में नहीं मिलेगा, एक बार आपको कंस्ट्रक्शन लोन में नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि एक लंबे टाइम आपने इनका इंटरेस्ट भी पे किया है। लेकिन आप कभी ये मत गिनना कि 10 लाख का मैं 2 लाख इंटरेस्ट पे कर चुका हूं, ये माइनस करो, ये कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ब्याज था, इसको आप यूटिलाइज नहीं करते तो कोई दूसरा यूटिलाइज करता। अब बात ये करते कि मान लीजिए कोर्ट में आपके खिलाफ उन्होंने रिकवरी का सूट फाइल किया, नोटिस भेजा, तब आपके पास पैसा नहीं था। ऐसी स्थिति में यदि आप सेटलमेंट करना चाहते हो तो आप वहां पर इस फाइल को एडीआर में रख के, यानी कि लोक अदालत में रख के आप राजीनामा कर सकते हैं और वहां पर 2, 4, 10 किस्तें भी कर सकते हैं। और वहां पर भी बता दूं कि लोक अदालत में यदि राजीनामा होता है दोनों पक्षकारों के बीच में, तो जो पिटिशनर है, बैंक है, एनबीएफसी है, उन्होंने जो कोर्ट फीस पे की है ना, वो उनको रिटर्न हो जाती है। यानी कि उनकी जो कोर्ट फीस का खर्चा लगा ना, वो उनको वापस मिल जाता है। तो ये जो बेनिफिट उनको मिलता है, ये हर एक सिविल केस के लिए कह रहा हूं मैं कि लोक अदालत में कभी भी आप कोई समझौता करते हो तो ऐसी स्थिति में जो कोर्ट फीस लगी है, जो स्टाम्प ड्यूटी आपने कोर्ट को पे की है, वो आपको रिटर्न मिल जाती है। तो उसका बेनिफिट आप अपने लोन के अंदर ले सकते हैं। साथियों, कोशिश करता हूं मैं हर टॉपिक पर आपको ऑथेंटिक जानकारी देने की। और एक बात ये भी कहता हूं, यदि लंबे समय से यदि आपका सीसी, कैश लिमिट, ओडी यदि आप बराबर पे कर रहे हैं और ऐसी कंडीशन के अंदर यदि आप आ चुके हैं कि आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां पर ये भी मत सोचिए कि यहां पर यदि आप इसको स्ट्रक्चर करवा के यदि आप लोन में कन्वर्ट करेंगे तो ईएमआई तो आप भर ही नहीं पाएंगे, तो ये रिस्ट्रक्चर आपके काम आने वाला नहीं है। रही बात मोरेटोरियम की, तो जहां केवल इंटरेस्ट होता है ना, वह मोरेटोरियम का कोई विकल्प नहीं होता है। लेकिन इसको एनपीए मत होने दीजिए, आधा ब्याज है तो आधा ब्याज भी जमा कराइए। और आज एक सबक मुद्दे का कि जिंदगी में जरूरत पड़े तो लोन उठाइए, लेकिन कभी अपनी एफडी पे, अपनी प्रॉपर्टी पे, अपनी साख पे, अपने स्टॉक पे सीसी मत कराइए, ओडी मत कराइए, क्योंकि ये ओडी एक ऐसा चक्रव्यूह है कि आप सालों लोन भरते जाएंगे, कब आपके रिटायरमेंट की उम्र हो जाएगी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, और आप उतनी राशि चुका देंगे जितना कि लोन चुका देते आप। तो इसीलिए आपको सीसी लिमिट से बचना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो लोगों के हमारे पास फोन्स आते हैं, तो हम जब सुनते हैं कि सीसी है तो हम बड़े अपने आप को मजबूर पाते हैं कि उनको क्या एक बेस्ट सजेशन दे। इसीलिए जहां तक हो सके सीसी, ओडी या कैश लिमिट से दूर रहे। अब आप ये कह सकते हैं सर इसमें क्या दिक्कत है, 30 लाख की ओडी ले ली, मर्जी है तो उठाया, मर्जी है तो नहीं उठाया। साहब एक बात कह दूं आपको, जब आपको लगता है ना कि अपने बैंक खाते में पैसा पड़ा है, जरूरत होती है 1 लाख की, हम विड्रॉल करते हैं 1.5 लाख का, वो 1.5 लाख तो पे करेंगे नहीं, और अचानक किसी को जरूरत पड़ गई 2.5 लाख और निकाल दिया। कोई रिश्तेदार आया, कहा बहन की शादी है, पैसों की जरूरत है, कुछ ब्याज दे दूंगा। हमने सोचा कि यार बैंक मुझसे 1.25% या 1% या 90 पैसा ले रहा है, मैं इसको 2% दे देता हूं, मैं कमा जाऊंगा। और आपने और 5 लाख रुपए निकाल दिए, उसको दे दिए। वो अगर उसकी बहन की शादी होती या बहन की शादी में पैसों की जरूरत होती तो आपके पास नकदी थी, आप उसमें से दे देते। अब वो भी पे नहीं कर पाएगा, आप भी पे नहीं कर पाएंगे। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण साथियों देखने को मिलेंगे। अब बताइए, क्या एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर यूनिक कंटेंट आता है कि नहीं, और वही कंटेंट 2 दिन 3 दिन या सेम डे कॉपी होके पेस्ट होता है कि नहीं? यानी कि दूसरे यूट्यूब चैनल अपने दिमाग से नई चीजें ला तो सकते नहीं है, लेकिन यहां की जूठन जरूर ले जाएंगे, और जो हमने बातें बताई भले उनको तोड़ मरोड़ के कहेंगे, उसमें से कोई नया एक टॉपिक नहीं बता सकते। इस बात को महसूस किया होगा। इसी प्रकार के अपडेट लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के लिए एक और नई जानकारी एक ऐसी लेके आएंगे जिसे हर व्यक्ति जानना चाहता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे है सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे है फॉलो करें, और आपका कोई चिर परिचित मित्र रिश्तेदार यदि दुखी है
लोन के दलदल में वीडियो शेयर करें। कॉल बुक करना चाहते हैं टेक्स्ट मैसेज करें। धन्यवाद।